गाइस आज के वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी ना वर्क रिलेशन और हीट रिलेशन हैं उनके पीवी कर्व के साथ पूरा का पूरा डेरिवेशन कर दिया है। ठीक है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशन हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। गाइस स्वागत है आप लोगों का TLH ई लर्निंग पे। मैं हूं आकाश गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी इंटरेक्शन। ओके, एंड अगर किसी व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि उनको आने वाले अपडेट्स मिल सके। ओके, सो एनर्जी इंटरेक्शन की बातें करनी है हमें। तो एनर्जी इंटरेक्शन किस किस तरह के हो सकते हैं? देखो, दो तरीके के एनर्जी इंटरेक्शन हो सकते हैं। पहली बात तो आपको समझना होगा कि एनर्जी इंटरेक्शन एक्चुअली में होता क्या है ना, ये तो पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है तो फिर प्रॉब्लम है। देखो, एनर्जी इंटरेक्शन में दो चीज़ हो सकती है। इंटरेक्शन मतलब मैंने बताया था ट्रांसफ़र, किस किस के बीच में ट्रांसफ़र होगा। कोई एक सिस्टम होगा हमारा और कोई सराउंडिंग होगा, इन दोनों के बीच में किसी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोल रहे हैं हम क्या? एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, तो दो तरीके के एनर्जी इंटरेक्शन हो सकते हैं। या तो आपके पास वर्क ट्रांसफर हो सकता है या आपके पास हीट ट्रांसफर हो सकता है ना। वर्क और हीट ट्रांसफर, तो यही दो जो एनर्जी इंटरेक्शन है वो हमें पढ़ने हैं। राइट, चलो अब एनर्जी इंटरेक्शन पे जाने से पहले कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा आज का हमारा वो होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या होगा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो, प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि क्या होती है प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में बताया कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। स्टेट क्या होती है? किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है जो पोजीशन, उसको बोलते हैं उसकी स्टेट। सपोज ये कोई फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इसका प्रेशर अपने को पता है P1 है। ठीक है, इसका वॉल्यूम अपन को पता है कोई V1 है। राइट, और ये कोई फाइनल स्टेट मान लो 2, इसका हमें वॉल्यूम पता है V2, इसका हमें प्रेशर पता है P1। राइट, तो अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम 1 से 2 पे आता है यूजिंग सम डेफिनेट प्रोसेस या फिर पाथ, उसको क्या बोलेंगे? सपोज ये ऐसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल इसका काम है समझना, आराम से आप इसको समझ सकते हो। राइट, चलो कौन कौन सी होती है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में? देखो, सबसे पहली प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट बोला जाएगा इसको। राइट, तो आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज को। एंड नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे इसके अंदर, क्या आइडियल इक्वेशन याद करो। आइडियल इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारी थी कि पी वी इज इक्वल टू कोई भी एन आर टी था, कोई भी एन आर टी था। और जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? V अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। सपोज हमारे पास n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं? V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। या तो ये लिख सकते हैं इसको, या डायरेक्ट प्रेशर कांस्टेंट आप बता सकते हो कि P इज कांस्टेंट। राइट, तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई? आइसोबारिक प्रोसेस हो गई। राइट, नेक्स्ट अगली प्रोसेस के बारे में चलते हैं। अच्छा, कर्व पे कैसे ड्रॉ करेंगे इस प्रोसेस को? कर्व पे भी तो ड्रॉ करना है। तो कर्व पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सपोज ये आपके पास कोई पीवी कर्व है, दिस इज पी एंड वी। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। सपोज हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगी, जिसके अंदर प्रेशर तो पी रहेगा और जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी जिसके अंदर ये हमारी इनिशियल स्टेज है और ये हमारी फाइनल स्टेज है। इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, और इस तरह से इसका पीवी कर्व बनेगा। ठीक है, दूसरी प्रोसेस कौन सी है हमारे पास? दूसरी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर? वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है? वॉल्यूम
कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे, देखो वापस आप आइडियल गैस को याद कर लो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कह रही है, पी वी इजिकल टू एनआरटी बोल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे हमें दिख रहा है वी इज कॉन्स्टेंट, देन पी बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉन्स्टेंट आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है वापस से इसके लिए। और वेयर आप बोल सकते हो कि v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इसके अंदर v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, राइट। तो अगर इसका pv कर्व आप बनाने जाओगे, देखो v कांस्टेंट मतलब v को कांस्टेंट रखना है, तो क्या आएगा, वर्टिकल लाइन आएगी। सपोज आप वापस से क्या कर रहे हो, इस तरफ से जा रहे हो, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और सपोज दिस इज p2, और यहाँ पे p1, ये कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। v एक ही सिंपल है ना। तो पीवी कर्व इस तरह से ड्रॉ होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, और आइसोबारिक के लिए इस तरह से ड्रॉ होगा। तो आपको पीवी कर्व ध्यान रखना है, क्योंकि पीवी कर्व जितना याद रहेंगे आप लोगों को, एनर्जी इंटरेक्शन निकालने में उतनी आसानी होने वाली है। ठीक है, चलो पिन पॉइंट जो भी चीज़ काम में आएगी वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ में, राइट। थर्ड प्रोसेस कौन सी है, थर्ड प्रोसेस इसके अंदर, थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होती है आइसोथर्मल, कल बताया था मैंने आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या बताया था, टेम्परेचर कांस्टेंट। कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको क्या बोला जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाएगा। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हो एन आर टी, तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर आप इसका क्या बनाओगे, पीवी कर्व बनाओगे, तो पीवी कर्व कैसा बनेगा, देखो पीवी कर्व बनेगा ऐसे। सपोज ये कोई इनिशियल स्टेज 1 है, ये फाइनल स्टेज 2 है, तो ये बनेगा ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से बन जाएगा, राइट। ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ओके। और इस कर्व का अगर आपको कोई बोल दे स्लोप निकाल दो, क्योंकि उनका तो स्लोप आपको पता था, एक का 0 डिग्री, एक का 90 डिग्री, इसका कोई स्लोप निकलवा ले आपसे, तो स्लोप निकालना बहुत ईजी है। आपके पास है क्या, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो y अपॉन एक्स करना है, मतलब आपको निकालना है डी पी अपॉन डी वी निकालना है। इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी वी इंटू वी, ठीक है, प्लस p इंटू डी वी अपॉन डी वी इज इक्वल टू 0। इससे उड़ जाएगा, इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी अपॉन वी। कितना आ जाएगा, माइनस पी अपॉन वी। तो स्लोप रहेगा इसका, तो ऐसे स्लोप आप इसको बता सकते हो। दिख भी रहा आपको 90 से बड़ा है ये, इसलिए माइनस आ गया, राइट। तो प्रोसेस कौन सी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होंगी। फोर्थ, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम, नेक्स्ट प्रोसेस, फोर्थ वन। अगली प्रोसेस आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, हीट कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है। काम आएगी, इसलिए मैं प्रोसेस को पहले बता रहा हूँ, ताकि एनर्जी इंटरेक्शन हम करें तब ये प्रोसेस के डायरेक्ट आपको वर्क और हीट निकालने रहेंगे, है ना, डेरिवेशंस करने हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास हीट कांस्टेंट है। इसकी इक्वेशन आपके पास डायरेक्ट लिखी हुई है। इसकी इक्वेशन आपके पास क्या रहेगी, पी वी की पावर गामा, गामा को थोड़ा सही से लिख लो, ये गामा लिख लिया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसकी इक्वेशन होती है, राइट। गाइस देखो, अगर आपको ना दो स्टेट को कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन को यूज करके, तो आप क्या कंपेयर कर सकते हो, आपका कंपैरिजन होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। तो अगर किसी स्टेज का कोई एक वैल्यू नहीं दे रखा हो तीन में से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग आइसोथर्मल कंडीशंस, है ना। वैसे ही आप एडियाबैटिक कंडीशंस में जब जाओगे तो आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर टू प्रोसेसेस। तो इसका जो कर्व बनेगा आपका, वो कैसा कर्व बनेगा, ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, कर्व आपका ऐसा ही बनेगा, ये कर्व बन गया, ठीक है। किसी के मन में डाउट आना चाहिए कि सर आइसोथर्मल का भी वैसा ही बना था। तो अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को आप एक साथ बनाओगे किसी दिन, सपोज आपने ये 1 बनाया, है ना, तो अगर ये प्रोसेस आपके आइसोथर्मल है, तो एडियाबैटिक का कर्व उससे नीचे से जाएगा, थोड़ा सा नीचे से जाएगा,
ठीक है, कैसे जाएगा भी पता चल जाएगा। देखो नीचे से जाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका स्लोप और कम होना चाहिए या फिर कोई माइनस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ द कर्व कितना आएगा, देखो स्लोप आपके पास आएगा डी पी अपॉन डी वी इंटू कितना आ जाएगा, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, v की पावर गामा आ जाएगा इज प्लस, इसको एज इट इज रख लो और उसका कर दो गामा इंटू, गामा है ये, इंटू v की पावर गामा माइनस वन इंटू वन आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो v की पावर गामा, v की पावर गामा उड़ा सकते हो आप, है ना, और क्या बच जाएगा, गामा बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर बच जाएगा v, तो वैल्यू आ जाएगी डी पी अपॉन में डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी, है ना, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है, देखो उसका स्लोप कितना आया था आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल का स्लोप आया था माइनस पी बाई वी, इसका स्लोप आ गया माइनस पी बाई वी इंटू गामा, मतलब थोड़ा नीचे से जाएगा ये कर्व, जो मैंने जस्ट यहाँ पे बताया है, यहाँ से आप समझो ये नीचे वाला कर्व है एडियाबेटिक का है, ऊपर वाला कर्व है वो आइसोथर्मल का है। मैथमेटिकली भी मैंने स्लोप निकाल के दिखा दिया आपको कि जो स्लोप होंगे कर्व के वो हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इस तरह की प्रोसेस होती हैं, ठीक है। अगर इनका प्रेशर टेम्परेचर का कोई रिलेशन पूछ ले तो आप डायरेक्ट रिलेशन भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा रिलेशन, रिलेशन निकल जाएगा, सपोज कोई आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, सपोज इक्वेशन नंबर 1 को आपको कंपेयर करना है किसी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज से, तो आप कैसे कर सकते हो, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ये कर सकते हो। तो P1/V1 है, सॉरी P1/P2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी V2/V1 की पावर गामा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, गामा, कितनी आ जाएगी, गामा आ जाएगी। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये गामा गामा बोल रहे हो, है क्या है गामा, गामा है रेशियो ऑफ, क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये है गामा एक्चुअली में, ठीक है। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv, ठीक है, थोड़ी देर में पता चलेगा जब हीट पढ़ेंगे हम। Cp अपॉन Cv किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम पे कितनी स्पेसिफिक हीट है, उसके लिए होती है। और एयर के लिए जनरली इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1.4, कितनी ले लेते हैं 1.4, ठीक है, क्योंकि Cp की वैल्यू एयर के लिए आपके पास होगी 1.005 होगी और Cv की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास 0.718 के आसपास, है ना। तो ये वैल्यूज होती हैं, इनको जब आप काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4, एक्चुअली उनका आंसर 1.399 समथिंग आएगा, बट आप 1.4 फॉर कैलकुलेशन पर्पस यूज कर सकते हो। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4 आ गई, राइट। चलो नेक्स्ट एक प्रोसेस और है, उसके बाद हम डायरेक्ट एनर्जी इंटरेक्शन स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एडियाबेटिक के जैसे ही होती है पर जनरल फॉर्म होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, राइट। तो देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है, सिंपल सा देखो इक्वेशन इसकी रहेगी पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो करना क्या है इसके अंदर, यहाँ पर गामा की जगह हो गया n, क्या हो गया, गामा की जगह n हो गया। अब n की वैल्यू डिपेंड करती है, n की वैल्यू डिपेंड करती है, l डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस, कौन कौन से टाइप की गैस हमारे पास है उस पर डिपेंड करेगा। मोनोटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है, डायटोमिक के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है, ट्राइटोमिक के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होती है, जो मैं आगे कैलकुलेशन जब करेंगे तब बताता चलूंगा कि कैसे होगा। बाकी इसका सारा का सारा केस है वो एडियाबेटिक के जैसे है, कर्व भी वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा नीचे से और चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ये, क्योंकि dp/dv की जो वैल्यू है वो वापस से क्या होने वाली है, n इंटू dp/dv, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन गामा रही तब तो ये कर्व नीचे से जाएगा, n की वैल्यू गामा रही तब ये n की वैल्यू गामा रही तब ये एडियाबेटिक बन जाएगा, है ना। और n की वैल्यू अगर गामा से कम रही तो भी ये कर्व ऊपर से जाएगा, है ना, ये जाएगा बिलो और ये जाएगा अबव, अबव, ठीक है।
तो ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे, सारी की सारी प्रोसेस रहेगी, 4-5 जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई है इसका हमें निकालना है हीट एंड वर्क। क्या निकालना है? हीट एंड वर्क, राइट। तो थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जूम इन, आप अच्छे से देख लो इसको कैसे किया हमने, राइट। चलो नेक्स्ट अगला करते हैं हम, एनर्जी इंटरेक्शन, वापस से समझाते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन है ना। एनर्जी इंटरेक्शन में अभी जस्ट बता के आया हूं, एक तो निकलेगा हमारा वर्क, दूसरा निकलेगा हमारा हीट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क। क्या निकालेंगे? वर्क। वर्क निकालेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि पीडीवी पी इंटू वी बताया था, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो वर्क के बराबर होता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया है मैंने जब थर्मोडायनेमिक स्टेट डिफाइन करी थी। किसी को याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, और ये बाहर इसके क्या है? सराउंडिंग मान लो, ठीक है। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग को वर्क देगा, इफ वर्क इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बाहर की तरफ वर्क आ रहा है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जितने भी हीट या वर्क जितने भी ट्रांसफर होंगे वो बाउंड्री क्रॉस करने चाहिए। बाउंड्री क्रॉस कब करेंगे? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा, है ना। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा तब तो बाउंड्री क्रॉस करेगी, क्योंकि बाउंड्री तो इन दोनों को सेपरेट कर रही है ना। तो ये 100% बाउंड्री क्रॉस करेगा। तो अगर सिस्टम वर्क हमें बाहर की तरफ दे रहा है तो वर्क को लेना है पॉजिटिव, है ना। तो साइन कन्वेंशन देख लो इसके, साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं? इफ वर्क इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, वर्क सप्लाइड बाय द सिस्टम, तो क्या लेंगे उसको लेना हमें पॉजिटिव। और केमिस्ट्री में उल्टा करते हैं इसका, वर्क का उल्टा करते हैं। केमिस्ट्री का केस आप थोड़ा सा अलग है, वो देख लेना। और अगर वर्क जो है वो सप्लाइड टू द सिस्टम हुआ, देन क्या लेंगे? उसको नेगेटिव लेंगे, है ना। वर्क सप्लाई सिस्टम को होगा तब वर्क हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमसे कुछ चला गया। और वर्क सिस्टम हमें बाहर देगा, इसका मतलब हमें बाहर मिल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो हमें बाहर की तरफ वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और वर्क एक तरीके से हाई ग्रेड एनर्जी होती है। आगे जब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम एंट्रोपी या क्वालिटी ऑफ एनर्जीज पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्क हाई ग्रेड एनर्जी होती है, हीट लो ग्रेड एनर्जी होती है। इनका कन्वर्जन कैसे होता है कैसे नहीं होता है आप लोगों को समय के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो वर्क निकालना है हमें, ठीक है। दो तरीके के सिस्टम होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम। तो अगर क्लोज सिस्टम आपके पास है, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो कैसे निकलेगा वर्क? वर्क निकालने का सिंपल तरीका है कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, पीवी कर्व बनाना है। किसी भी चीज़, कोई भी इक्वेशन हो उसका पीवी कर्व बना लो, ठीक है। और उस पीवी कर्व का एरिया ले लो, कहाँ पर? नीचे की तरफ, ये एरिया ले लो, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा? वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी बोलूँगा ना। किसी को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है तो पी डी वी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ छोटी सी एक स्ट्रिप मानूंगा डी वी की, हल्की सी, और उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा इस लिमिट से v1 से v2, तो आपका आंसर आ जाएगा pdv, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास ओपन सिस्टम हो, क्या हो? ओपन सिस्टम हो, तो आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आएगा। और वो क्या आएगा? ये सपोज आपके पास कोई पीवी कर्व अगेन, ठीक है, और वही आपका कर्व है शुरू वाला जो अभी बनाया था जस्ट। तो आपको जो एरिया लेना है वो ये वाला लेना है, ये वाला एरिया, है ना। मतलब एरिया ऑन प्रेशर एक्सिस, या ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑन प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस पे इसका एरिया आएगा, राइट। और इसका जो वैल्यू आएगी वर्क की वो कितनी आएगी? माइनस ऑफ वी डी पी। कितना आएगा? माइनस ऑफ वी डी पी, ठीक है। क्योंकि आपके पास स्ट्रिप यहाँ मानी जाएगी ना, ये डीपी माना जाएगा, उसको P1 से P2 जो भी होगा आप इंटीग्रेट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्लोज सिस्टम का वर्क निकालना है।
दूसरी बार क्या करना है, ओपन सिस्टम का वर्क निकालना है। काफ़ी सिंपल है, सॉर्टेड है सारा का सारा काम। ठीक है गाइस, जो बच्चे अच्छे से अभी पढ़ाई कर रहे हैं मेरी वीडियोस को देखकर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं चाहता हूँ कि वो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपको बुक में एज इट इज़ लिखे हुए नहीं मिलते, इनको इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। राइट, तो आपको जितने वीडियोस आगे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क निकालते हैं क्लोज सिस्टम का। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम वर्क निकाल लेते हैं। टॉपिक हो गया हमारा क्लोज्ड सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क जिसमें पहला निकालेंगे हम किसके लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, बता रखा है मैंने आइसोबारिक प्रोसेस का पीवी कर्व क्या होता है। पीवी कर्व तो आपको पता ही है, दिस इज द पीवी कर्व। और आइसोबारिक है, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये वाला कर्व बनेगा ऐसे, सपोज ये ऐसे जा रही है रिलेशन, ये सपोज कोई V1 है और ये सपोज कोई V2 है, या V इनिशियल और V फाइनल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है। हमें क्या करना, वर्क निकालने के लिए PdV करना है, PdV। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, आप ये एरिया निकाल लो चाहे, ये एक रेक्टेंगल ही तो है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट है P, और इनकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो इतनी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके अंदर वेरिएबल कौन है, V, P तो कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन करोगे कोई V1 से V2 तक, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, P इंटू V2 माइनस V1, ये आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। तो जो वर्क की वैल्यू है इसके लिए कितनी आएगी, P इंटू V2 माइनस V1। राइट, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी इंपॉर्टेंट। किसके लिए आ गई वैल्यू, ये आ गई आइसोबारिक के लिए। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइसोबारिक का निकाल लिया, नेक्स्ट हमें निकालना है आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये भी काफी इजी है। आइसोकोरिक में क्या करना है, V कांस्टेंट करना है, V कांस्टेंट करना है। और V कांस्टेंट कब होगा, जब देखो हम अगर PV कर्व ड्रॉ करेंगे, इसका PV कर्व ड्रॉ करेंगे और वो आएगा आपके पास वर्टिकल लाइन, क्या आएगा, वर्टिकल लाइन। और ये आपके पास V हो जाएगा और ये आपके पास P1 से P2 हो गया सपोज, है ना। तो आप जब वर्क निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, PdV, है ना। लेकिन इस केस के लिए V तो कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट होगा तो dV जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों, चेंज इन वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क क्लोज कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, 0। तो जब भी कभी क्लोज सिस्टम हो और आइसोकोरिक सिस्टम हो जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता हो, तो उसका वर्क कितना आएगा, 0 आएगा, एकदम अंडा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तीसरा निकालते हैं आइसोथर्मल के लिए, तीसरा निकालते हैं आइसोथर्मल के लिए। प्रोसेस, है ना, प्रोसेस। इसके लिए मैंने बताया आपको जस्ट क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, और इसकी इक्वेशन है वो क्या रहेगी, इसकी इक्वेशन रहेगी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या बोल सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता आपको क्या है, ये है nRT, है ना, nRT। तो अगर आप P1 V1 के साथ निकालोगे तब भी यही वैल्यू रहेगी, और P2 V2 के साथ निकालोगे तब भी ये वैल्यू रहेगी। क्यों, क्योंकि n बदल नहीं रहा, R बदल नहीं रहा, T बदल नहीं रहा, है ना। तो ये वैल्यूज सेम रहेंगी क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसका जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा, आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा किसी दो वैल्यूज के बीच में, ये वैल्यूज बनेंगी, है ना। ठीक है, हमें निकालना है ये एरिया। अब ये एरिया इतनी आसानी से निकल नहीं सकता, क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारे पास अभी कोई रेक्टेंगल लीनियर रिलेशन तो है नहीं, तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या कहता है,
P इंटू डी वी कर दो, P इंटू डी वी कर दो, ठीक है। अब प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर को वॉल्यूम की फॉर्म में जब आप रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी W इज इक्वल टू P को रख दो आप क्या C बाई वी रख दिया आपने, इंटू डी वी कर दो, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कोई भी आप V1 से V2 कर दो कि V1 से V2 जा रहे हैं, तो C को बाहर निकाल लो और क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln, है ना, C इंटू ln V आ जाएगा, और लिमिट्स पुट करोगे आप कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, आपका रिलेशन आ जाएगा C इंटू कितना ln V2 बाई V1, आ जाएगा V2 बाई V1, राइट। थोड़ा सा और रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखो अब जो वर्क की वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आ गई, C इंटू ln V2 बाई V1, है ना। अच्छा ये C क्या है, C हमारे पास है nRT, तो आप डायरेक्ट nRT लिख सकते हो, ठीक है, ln V2 बाई V1, ठीक है। और ये nRT की वैल्यू किस किस के बराबर है, ये है P2 V2 के बराबर या P1 V1 के बराबर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ सकती हैं वो और क्या आ सकती हैं, ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, ये V2 बाई V1, या इसके बराबर आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, साथ में कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एक ही फॉर्मूला है होने को, तो ये बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल रहा है आगे पीछे, इस मैनिपुलेशन को आपको ध्यान रखना है कि कैसे कर रहे हैं, है ना। अच्छा जरूरी नहीं अंदर वॉल्यूम हो, अंदर प्रेशर हो सकता है, क्यों, दोनों के पास रिलेशन है ना, प्रेशर का वॉल्यूम का रिलेशन हमारे पास है, कैसा रिलेशन है, दिख रहा होगा आप लोगों को, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये रिलेशन है। इसके साथ आप निकालोगे तो V2 बाई V1 की वैल्यू आ जाएगी P1 बाई P2, तो आप जैसे इसको सोल्व करके निकालना है आपको, तो वर्क आ जाएगा इसका कितना, C इंटू ln P1 बाई P2। तो ये सारे जो रिलेशंस दिख रहे हैं इक्वल में, देखो इक्वल में, या तो ये फॉर्मूला यूज करो या ये यूज करो या ये यूज करो या ये यूज करो, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा। हाँ डिपेंडिंग कि कौन सी वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में गिवन है, वो वैल्यू यूज करके जैसे भी वर्क निकालना आपको बोले आप निकाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें करना है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आप लोगों को पता ही है, गामा इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है, और P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये भी आपको पता है ना। और आपको वर्क का फॉर्मूला भी पता है, वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, PdV, अभी जस्ट बता के आया हूँ मैं। और PdV जैसे आपका फॉर्मूला आया, आप इसको सोल्व करने जाओगे, देखो P की वैल्यू उसकी फॉर्म में रखोगे तो कितना आ जाएगा, C अपॉन V की पावर गामा इंटू डी वी की आ जाएगी, ठीक है। रिलेशन को थोड़ा सा सोल्व करोगे, यहाँ पे V की पावर गामा है, नीचे आ जाएगा ना इसके, तो डी वी अपॉन V की पावर गामा, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, जो भी पावर होती है उसकी एक पावर बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर को नीचे लगा दो, है ना, ये रिलेशन होता है। तो C बाहर निकाल लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन, इसकी पावर एक बढ़ा दी हमने ना, माइनस ऊपर लेके गए, फिर एक बढ़ा दी नीचे लेके आ गए, देखो अभी करते हैं, तो कितना है, V की पावर माइनस गामा है, उसमें से एक बढ़ा दो और नीचे क्या लगा दो, 1 माइनस गामा लगा दो, एक ही बात है, इनटू कितना आ जाएगा, dV आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व करेंगे, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा C अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1, यानी कि इंटू V आ जाएगा इंटू डी, राइट। थोड़ा सा और सोल्व कर लो इसको, तो आंसर आने वाला आपके पास वापस से C अपॉन V की पावर गामा इंटू V डिवाइड बाई 1 माइनस गामा इंटू डी तो हट चुका है, अब डी तो हट चुका है, रिलेशन रख दो V1 से V2। जैसे आप इसके अंदर रिलेशन पुट करने जाओगे आपको पता चल जाएगा, सारा का सारा फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो गया P1 V1 इंटू P2 V2 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा गामा माइनस 1। तो जो वर्क का फॉर्मूला है वो आएगा आपके पास P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये लिख सकते हो आप। या आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके आप क्या कर सकते हो, एम आर कॉमन ले लो, लिख दो T1 माइनस T2
डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो तो एक ही चेंज करना है, गामा की जगह क्या लगाना है, एन लगाना है, गामा की जगह क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, चलो ये रहेंगे हमारे क्लोज सिस्टम वर्क। ठीक है, ऐसे हमने आज क्लोज सिस्टम वर्क निकाले। अब हम निकालने वाले हैं ओपन सिस्टम वर्क। क्या निकालने वाले हैं, ओपन सिस्टम वर्क। क्या निकालने वाले हैं, ओपन सिस्टम वर्क निकालने वाले हैं। तो ओपन सिस्टम वर्क निकाल लो। ठीक है, ओपन सिस्टम वर्क में मैंने बताया क्या करना है, वर्क निकालने के लिए माइनस वीडीपी करना है, माइनस वीडीपी करना। आप थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे इसको। सपोज अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो, क्या हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, तो उसके लिए क्या रहेगा, पी कांस्टेंट रहेगा। तो पी कांस्टेंट जब है आपके पास, पी कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट पी और वी। ठीक है, ऐसे जा रही है रिलेशन। तो इसके अंदर डीपी की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब आप वर्क निकालने जाओगे, वर्क कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वी डी पी। तो डीपी 0 है तो वर्क कितना आ गया, 0, भूलना मत, वर्क कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। इसका जो आप वर्क निकालने जाओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, वर्क की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ वीडीपी। तो वीडीपी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व करोगे, v इज इक्वल टू कितना, डीपी को सोल्व करना है, लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करके कितना आएगा, P2 माइनस P1। तो यहाँ पे लिख दो P2 माइनस P1। और जब इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये P1 माइनस P2, क्योंकि माइनस अंदर ले गए आप, है ना, ये W आ गया। ऐसे अगर आप थर्ड इक्वेशन निकालोगे किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए आपका होमवर्क रहेगा, सिंपल सा वीडीपी निकालना है। एक आपको हिंट दे देता हूँ, जो क्लोज वर्क आया वो ओपन वर्क के बराबर होगा, है ना, जो क्लोज वर्क आया वो ओपन वर्क के बराबर होगा। आप लोगों को निकालना है ये, राइट। एंड जो फोर्थ वन आपके पास है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में भी वही काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है एडियाबेटिक में, ये आपको होमवर्क है वैसे तो। ठीक है, कि जो ओपन का वर्क आएगा वो क्या होगा, गामा टाइम्स ऑफ क्लोज्ड वर्क होगा, गामा टाइम्स ऑफ क्लोज वर्क होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप डेरिवेशन करके खुद रख सकते हो, पीछे सिखा के आऊँ डेरिवेशन। और अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क हमारे पास होगा ओपन, वो n टाइम्स ऑफ क्लोज्ड होगा, n टाइम्स ऑफ क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन दिस इज फॉर होमवर्क पर्पस, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चार इक्वेशन, जितनी भी आपके पास 4-5 प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस का आपको वर्क निकालना है। ओपन सिस्टम के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत निकाल दिया, थोड़ा बहुत होमवर्क दे दिया, बट क्लोज सिस्टम के लिए मैंने सारे डेरिवेशन करवा दिया आपको। इन सारे फॉर्मूला को एक टेबल में आप लिख सकते हो, ताकि जब क्वेश्चंस आए कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आने वाली है उनके अंदर हम क्वेश्चंस लेने शुरू करेंगे साथ साथ में। और जब इसकी सीरीज बनेगी तो बेसिक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फिर से होंगे उसके अंदर, है ना। तो आप, ठीक है, तो एनर्जी इंटरेक्शन का हमारे पास क्या 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 कंप्लीट हो गया। एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है हीट इंटरेक्शन। क्या बचता है, हीट इंटरेक्शन। ठीक है, तो हीट इंटरेक्शन करेंगे, उसके पहले हीट इंटरेक्शन के साइन कन्वेंशन पता चल जाए हमें। क्या पता चल जाए, साइन कन्वेंशन। जैसे वर्क में बताया था ना, वैसे ही इसके भी साइन कन्वेंशन होते हैं, इसके भी साइन कन्वेंशन होते हैं। कैसे होते हैं इसके साइन कन्वेंशन, सपोज एक हमारे पास सिस्टम है ऐसे, है ना, और ये हमारे पास सराउंडिंग है, दिस इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट देता है, हीट सप्लाई की जाती है, तो इसको लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। क्या, सिस्टम को सप्लाई जब हीट मिलेगी तो क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव बोलेंगे। और जब हीट सप्लाइड कौन करता है, सिस्टम खुद करता है, कहाँ पर, सराउंडिंग में, तो उसको क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रख लेना। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन नहीं करोगे ना तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे गलत करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन डिपेंड ही साइन कन्वेंशन पे करते हैं।
साइन कन्वेंशन फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूला में डिराइव करा रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट लॉ के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आए और वो करने हैं आप लोगों को, तो साइन कन्वेंशन और ये फॉर्मूलाज ध्यान आपको होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, साइक्लिक प्रोसेस वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, तो पता कर लोगे आप अच्छे से, राइट। ठीक है, हीट निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, हीट निकालनी है। तो सबसे पहले हीट निकाल लो आप, किसके लिए, सपोज आपने निकाली एट कांस्टेंट प्रोसेस, नहीं, अच्छा, हीट हमारे पास है ना दो तरीके की होती है, दो तरीके की। कौन कौन सी हीट होती है, एक होती है आपके पास लेटेंट हीट, क्या होती है, लेटेंट हीट। ये दूसरी होती है आपके पास सेंसिबल हीट, कौन सी, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, राइट। तो लेटेंट हीट एक तरीके से कौन सी हीट होती है, जब फेज चेंज होता है ना, जब कोई भी मटेरियल एकदम सॉलिड से लिक्विड में आता है, तो उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज होते टाइम जो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, सेंसिबल हीट क्या होता है, द हीट विच इज एक्सपीरियंस्ड बाई, अच्छा, सेंसिबल हीट क्या होगी, सेंसिबल हीट हमारी वो हीट होगी जो टेम्परेचर चेंज की वजह से आएगी, क्या आएगी, टेम्परेचर चेंज की वजह से। और लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको Q से डिनोट करेंगे, इंटू एम एल कर दो। अब ये एल डिपेंड करेगा कि वेपराइजेशन का है कि सब्लिमेशन का है कि जो भी आपका फ्यूजन का है, जैसा भी आपका एल होगा वो वैल्यूज गिवन होगी, तो एल लेटेंट तो आपकी निकल जाएगी डायरेक्ट। और सेंसिबल हीट जो होगी वो आपके पास होगी एम सी डेल्टा टी, ठीक है, वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी, डेल्टा इज द टेम्परेचर चेंज, है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हीट आने वाली है। तो हमारी जो हीट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेंसिबल हीट, ठीक है, सेंसिबल हीट पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम आइसोबारिक, कौन सा, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे तो इसके अंदर हीट निकालनी है, डायरेक्ट निकल जाएगी, एम जो स्पेसिफिक हीट है उसको एट कांस्टेंट प्रेशर ले लो, इनटू डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी ले लो, ठीक है। एम हमारा क्या है, मास है, एम हमारे पास क्या है, मास है, ठीक है। सीपी हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एयर, है ना, किसी के लिए भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एयर के लिए ही हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज, क्या है, टेम्परेचर चेंज, केल्विन के अंदर है ये, है ना। और जो सीपी की वैल्यू है, अगर एयर की बात करो तो सीपी की जो वैल्यू है वो होती है 1.005, कितनी, किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन, ये वैल्यू होती है सीपी की एयर के लिए। और वाटर के लिए अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है सीपी की कितनी, 4.186 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन, है ना, याद रखना है 4.186 इस तरह से होती है। वो कैलोरी जूल का जो रिलेशन है ना, वैसा ही कुछ रिलेशन है ये भी, है ना। सेकंड हमें देखना है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, क्या देखना है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस में सिंपल सा आपको जब हीट निकालने को दिया जाएगा तो आप क्या कर दोगे, एम सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी करना है। वही ऊपर जो डिफाइन कर रखा है, एम क्या है, सी वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी क्या है वो आप बता देना। अच्छा, एयर के लिए आप सी वी की वैल्यू देख लो, सी वी की वैल्यू होती है 0.718 इंटू किलो जूल डिवाइड बाई के जी इंटू कैलविन, ये होती है। और वाटर का केस अगर देखें तो Cv की वैल्यू कितनी आ गई, Cv की वैल्यू आती है 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन। किसी को लग रहा होगा सर ने गलत लिख दिया, लेकिन मैंने गलत नहीं लिखा। गैसेस के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज आती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आती है, बट सॉलिड्स और लिक्विड में Cp और Cv की वैल्यू बराबर होती है। तो वाटर के केस में Cp Cv को आप डायरेक्ट C लिख सकते हो और उसकी वैल्यू आप कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो 4.2, है ना, 4.2। तो ये आपके लिए आते हैं वाटर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है भाई, आइसोकोरिक है ना। तो आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस का जो हीट है वो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। नेक्स्ट हमें करना है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हीट कितनी होगी, किसी को पता हो तो, है ना। एडियाबैटिक होती क्या है, किसी को याद थोड़ा बहुत भी है तो अभी जस्ट बता के आया था।
एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगी वो होती है हीट कांस्टेंट, है ना, हीट कांस्टेंट। तो हीट निकलेगी नहीं इसकी, जीरो है, क्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो है ना। नेक्स्ट हमने निकालना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या निकालना है, चलो आइसोथर्मल रह गया ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल के लिए एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, कि जो क्लोज वर्क आएगा वो, जो ओपन वर्क आएगा वो, और जो हीट आएगी वो, तीनों की तीनों बराबर होती हैं। क्या होती है, तीनों की तीनों बराबर होती हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स करने के बाद इसका रीजन बताऊंगा कि हीट की वैल्यू वर्क के बराबर क्यों आई, है ना, हीट की वैल्यू वर्क के बराबर क्यों आई वो आपको पता चलेगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होने के बाद, है ना। ध्यान रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये जितनी भी चीजें है ना, वर्क, हीट, ओपन वर्क, क्लोज वर्क, सब इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, राइट। फिर आते हैं आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप निकाल लेना, होमवर्क आप लोगों का, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को ना लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी हो। आप यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाते जाते, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो मिल सके। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो शेयर करना है, राइट। तो आप लोगों को वीडियो शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता चले, राइट।